अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। हमने प्रोग्राम में आगे जाकर बात करनी है जो गुज़श्ता रोज़ ISPR में कोर कमांडर्स की तरफ से इजलास हुआ और ISPR की तरफ से उस सिलसिले में जो सख्त इकदामात की हिदायत दी गई है और फैसला किया गया है उसके ऊपर, और फिर आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ है। आगे जाकर प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करते हैं। पहले ज़रा कौमी असम्बली में आज जो मुख्तलिफ कानून साजी हुई है उसमें से एक बड़ी अहम कानून साजी है, तौहीन पार्लियामेंट का बिल पास हुआ है। अब इसके ऊपर हमने अपने तज्जियाकारों की राय जाननी है। इस तौहीन पार्लियामेंट के बिल के मुताबिक अगर ऐवान मेंबर या कमेटी का इस्तेहकाक प्रिविलेज मजरू किया जाएगा तो इसको तौहीन पार्लियामान के ज़ुमरे में ये आएगा और इसको तौहीन पार्लियामान तसव्वुर किया जाएगा। और अगर ऐसा कोई अमल हो तो फिर पार्लियामेंट की एक कंटेम्प्ट कमेटी बनेगी जो कि इस बिल के एक्ट बनते ही कानून बनते ही स्पीकर साहब बना देंगे। उसमें 24 मेंबरान होंगे और इन 24 मेंबरान के पास बहुत सारे इख्तियारात होंगे। ये बाकायदा किसी को भी समन कर सकते हैं, बुला सकते हैं, जवाब तलब कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स तलब कर सकते हैं और फिर अहकामात जारी कर सकते हैं जो भी वो सही समझे तहकीकात और कार्रवाई की रोशनी में। और अगर उनके किसी ये 24 रुकनी कमेटी के किसी हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो इनके पास ये भी इख्तियार है कि ये वारंट जारी कर सकते हैं उस शख्स के जिसने कंप्लाई ना किया हो इनके ऑर्डर्स के साथ। अब अपने तज्जियाकारों से हमने ये पूछना है, बल्कि ये भी आपको बताते चलें कि हुक्म अदूली के सिलसिले में 6 माह की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। अपने तज्जियाकारों से हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो तौहीन पार्लियामेंट का कानून बना है, क्या ये बनाना दुरुस्त है, ये अमल दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं रीमा उमर साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, सुहेल वड़ायत साहब और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल वड़ायत साहब, सर हम बड़ी बातें करते हैं जब जैसे मुख्तलिफ इदारों के ऊपर तौहीन के कानून बने हुए हैं, तौहीन अदालत ले लीजिए, तो अब पार्लियामान ने भी अपनी तौहीन पर एक कानून बना दिया है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, वैसे तो पहले भी इस्तेहकाक कमेटी होती है जो असम्बलियों की है और वो किसी रुकन का इस्तेहकाक मजरू हो, कोई सरकारी मुलाजम या कोई और लोग जो है अगर कुछ रुकन की तौहीन करें तो वो पहले भी उनको बुला के सजाएं भी देती रही है और उनके खिलाफ इंक्वायरियां भी करती रही है। लेकिन ये एक अपनी नोयत का अलग से ये कानून है और शायद इसका मकसद तो जाहिर है यही लगता है कि ये जब बनाया गया उस वक्त चीफ जस्टिस से मुखातमत चल रही है और चीफ जस्टिस को बुलाने की बात हो रही है, तो ये शायद इसी मकसद के लिए बनाया गया है कि आने वाले दिनों में अगर चीफ जस्टिस को बुलाना पड़े तो उसको बुलाया और उसमें फिर उन्होंने जाहिर है उसको वसी कर दिया। वैसे तो पार्लियामेंट की तौकीर होनी चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, वो सुप्रीम बॉडी है, वो सबसे ताकतवर है, लेकिन जाहिर है अगर इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया गया कि बाकी अदारों का इस्तेसाल होना शुरू हो गया तो वो भी मुनासिब नहीं होगा। इसलिए इसको बड़ी हमेशा जो अदारा सुपीरियर होता है उसको अपने इख्तियार संभाल के इस्तेमाल करने होते हैं। ये क्योंकि लेजिस्लेटिव बॉडी है, इन्होंने इख्तियार बनाना है, इन्होंने कानून बनाना है, तो इसलिए इन्हें अपनी ताकत जो है उसका भी इजहार ऐसे तरीके से करना चाहिए कि बाकी अदारे भी चलते रहें, सबका गला ना घोट दिया जाए। ये ना हो कि सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी सलब हो जाए, पार्लियामेंट की आज़ादी तो हो जाए लेकिन उससे सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी जाती रहे। तो आइन के अंदर जो इख्तियारात और तहफ़्फ़ुज़ और एक दूसरे के ऊपर जो हदूदो क़यूद हैं, मेरा ख्याल है कि उनका ख्याल रखना चाहिए और आइन ही सबसे बेहतर फैसला साज जो चीज़ है, जो डॉक्यूमेंट है, जो पहले से बना हुआ है और वो बड़े कामयाबी से उसने रियासत को चलाया है इतने साल। इवन मार्शल लॉज में भी आइन जो है वो मनसूख नहीं हुआ, तो अब भी मेरा ख्याल है आइन की रूह के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, आइन की रूह के मुताबिक ही लेजिस्लेशन होनी चाहिए। आप कह रहे हैं ये आइन की रूह के से मुताबिकत नहीं रखती? इसका ये ख्याल है कि अगर इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो फिर जाहिर है ये आइन की रूह के खिलाफ होगी। जी बिल्कुल खदशा है मुझे कि इससे सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी मजरूह हो जाएगी। ठीक है, रीमा। जी शुक्रिया लीना, मैंने पूरी तरह से डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किया इस कानून का, तो मैं कोई कॉम्प्रिहेंसिव राय इस पे नहीं दे सकती।
एक मुख्तलिफ कानून है और इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस हैं, जिसका मेरा ख्याल है थोड़ा डीप एनालिसिस करने की ज़रूरत है। सुपरफिशियली जो भी मैंने पढ़ा है उस पर मैं आपको बता सकती हूँ कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज दुनिया भर में हैं, उनमें ऐसे कवानीन मौजूद होते हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट आप जिसको कह सकते हैं। उनका मकसद ये होता है कि पार्लियामेंट के जो फंक्शंस हैं, पार्लियामेंट की जो वेरियस कमिटीज़ बनती हैं, वो अपना काम जो है वो सही तरह कर सकें। और उसमें अगर कोई रुकावट डालता है, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी किसी को बुलाती है वो नहीं आते, कोई ऑर्डर्स या डायरेक्शंस पास करती है वो ओबे नहीं किए जाते, रिकॉर्ड्स जो हैं उनको टैम्पर किया जाता है, ये सब कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट के जुमरे में दुनिया भर में अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, इंग्लैंड देख लें, मेरे ख्याल है अमेरिका में भी इस तरह के कवानीन हैं, कुछ हद तक भारत में भी हैं, तो ये कवानीन होते हैं। अब हम इस कानून में जो आज नेशनल असेंबली ने पास किया है, किस तरह कंटेम्प्ट को डिफाइन किया गया है वो देखने की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा अहम सवाल मेरे लिए ये है कि क्या लिखा है कि क्वाज़ी जुडिशल प्रोसीडिंग्स होंगी। ऑब्वियसली पार्लियामेंट जुडिशल प्रोसीडिंग्स तो नहीं कर सकती, तो क्या ऐसी एक कमिटी क्रिमिनल पेनल्टी जो 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट लिखी गई है, प्रिजन सेंटेंसेस, क्या वो इस तरह की सजाएं दे सकती है? इस पे मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि क्या इस पे अपील जो है वो कहाँ लाए करती है? क्या आप जो कोर्ट्स हैं उनको बिल्कुल एक्सक्लूड कर सकते हैं ऐसे मामलात से अगर आप 6 महीने की सजा दे रहे हैं? ये मेरा ख्याल है सवालात जो प्रोसीजर और पेनल्टीज से रिलेटेड हैं, ये मेरे लिए ज़्यादा अहम है, लेकिन मैं इसमें कोई हतमी राय भी दे नहीं सकती क्योंकि मैंने सही तरह से एनालिसिस इस बिल का नहीं किया। मीडिया में कुछ इस पे जो तबसरा हो रहा है मेरा ख्याल है थोड़ा सा मिसलीडिंग है। इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह लोग देख रहे हैं कि जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि आप कोर्ट को स्कैंडलाइज नहीं कर सकते, उस तरह आप पार्लियामेंट ने कानून बना दिया कि आप पार्लियामेंट को स्कैंडलाइज नहीं कर सकते। ऐसा मेरी नज़र में इस कानून में नहीं है। तो जो भी इस पे तबसरा करे मेरा ख्याल है एक दफ़ा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मीडिया में इसको दिखाया जा रहा है, समझा जा रहा है, उससे थोड़ा मुख्तलिफ है ये कानून। सो मैं कोई हाँ या ना का ऑप्शन नहीं लूंगी। मेरा नहीं ख्याल सिर्फ कानून बनाना कोई गलत चीज़ है, लेकिन उस द डेविल इज इन द डिटेल्स, तो उसके लिए थोड़ा मेरा ख्याल है ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है कि आप पढ़ के देख लें, बाकी ममालिक से कंपैरिजन करके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करके कि ये किस हद तक पूरा उतरता है उन स्टैंडर्ड। बट रीमा, जिस तरह से इसमें कंटेम्प्ट को डिफाइन किया गया है उससे मुतालिक आपकी क्या राय है? क्या वो दुरुस्त उसकी पैराए में इसको डिफाइन किया गया है, उसकी तशरीह की गई है, या आपको लगता है कि वो जिस तरह अभी सुहेल साहब कह रहे थे कि हो सकता है काफ़ी विंडिक्टिव भी आगे जाकर? अरीना, ये एक लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। तो जब आप कवानीन को इस तरह स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करते हैं तो उससे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लाइट है उसके अंडर ही करते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोहिबिशंस हैं जजेस को या और लोगों को कुछ प्रोटेक्शंस हैं, तो आप इस कानून को भी उसी तरह इंटरप्रेट करेंगे कि वो प्रोटेक्शंस यहाँ भी अप्लाई करेंगी। तो कानून जो आइन है वो प्रेसिडेंस लेता है इस तरह के कवानीन में, और इसने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया। और अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ आइनी इश्यूज आते हैं तो मेरा ख्याल है वो रिजॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कोई हतमी राय इस पे नहीं दूंगी क्योंकि ये अभी घंटा पहले ही हमें मिला है और मैंने इसका डिटेल्ड एनालिसिस नहीं किया। अच्छा, ठीक है। इरशाद भट्टी साहब, आपके इनिशियल टेकअवेज क्या हैं? ये जो कानून साजी, ऑब्वियसली हम इसकी एक कानूनी हैसियत को भी जान रहे हैं, लेकिन बहुत से सियासी मामलात हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मैडम शेख, इज़्ज़त जो होती है कानून के डंडों के ज़ोर पर नहीं कराई जा सकती। इज़्ज़त मांगे से भी नहीं मिलती, इज़्ज़त कमानी पड़ती है, इज़्ज़त करवानी पड़ती है। अगर पार्लियामेंट अवाम और अवामी मसाइल पर फोकस करे, अगर पार्लियामेंट चंद अफराद की ताबे ना हो, अगर पार्लियामेंट अपना कानून अपना काम करे जो जिसके लिए वो मुंतखब होती है, तो कानून बनाने की ज़रूरत भी नहीं होती और सब पार्लियामेंट की इज़्ज़त करते, और ये रोज़ रोज़ बताने की भी फिर ज़रूरत ना हो कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन 4 बातें हैं मैडम शेख। जिस मुल्क में तौहीन इलेक्शन कमीशन पर बगावत का मुकदमा हो जाए, तौहीन बिलावल भुट्टो पर मुकदमा हो जाए, तौहीन आसफ जरदारी पर मुकदमा हो, मगर चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुनज़्ज़म किरदार कुशी तज़ीकी मुहिम पर कोई तौहीन ना हो, वहाँ इसी कानून की कसर रह गई थी, वो भी पूरी हो गई। दूसरी बात मैडम शेख, जिस मुल्क में पिछले 13 महीनों से ज़ाती मफादों पर मबनी कानून साजी हो चुकी हो, नैब तरामीम अपने मफाद में,
RTS अपने मफाद में, आज खुद नोटिस कानून साजी अपने मफाद में, और अब तौहीन पार्लियामेंट कानून साजी। ये तौहीन पार्लियामेंट की गूंज कब सुनाई दी? जब तौहीन सुप्रीम कोर्ट का ख़तरा पैदा हुआ। चीफ जस्टिस को बुलाओ, इस्तेकाक कमेटी में बुलाओ, रिकॉर्ड ना दो, अगर तौहीन अदालत लगाओगे तो घर जाओगे, अगर तौहीन अदालत लगाओगे तो तौहीन पार्लियामेंट भी होगी, और फिर तौहीन पार्लियामेंट का कानून पास हो गया। मतलब चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच को सामने रख कर ये कानून बनाया गया। तीसरी बात मैडम शेख, आप पार्लियामेंट के अंदर सब कुछ कर जाएं, आप पार्लियामेंट में झूठ भी बोलें, धोखा भी दें, आप पार्लियामेंट में जो चाहे कर लें, मगर आपकी कोई पुछ प्रतीत नहीं है। जो चाहे बोलें, आपको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। या तो फिर ये तहफ़्फ़ुज़ भी ख़त्म करें, तो फिर मज़ा आए कि अंदर भी अगर तौहीन हो पार्लियामेंट की तो वो भी, उस पर भी मुकदमा हो, और बाहर भी तौहीन हो तो उस पर भी मुकदमा। और आखिरी बात मैडम शेख, पार्लियामेंट तो अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल होती है, पार्लियामेंट तो बराह रास्त जवाबदेह होती है। पार्लियामेंट की भी अब तौहीन होगी, पर सज़ा भी होगी, कैद भी होगी, जुर्माने भी होंगे, और वो भी इस्तेकाक कमेटी के होते हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल कानून साजी दुरुस्त नहीं है, ये ज़ाती मफाद पर मबनी है, और ये ख़ास माहौल में उस वक़्त जब पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाया जा रहा है उस वक़्त बनाई गई है, और मैसेज दिया गया है कि अगर तौहीन अदालत लगाओगे तो तौहीन पार्लियामेंट भी होगी। ठीक है सलीम साफ़ी साहब, ये कहिएगा इस की जो बात हो रही है कि ख़ास तौर पे इसकी टाइमिंग्स और इस्तेहकाक कमेटी के होते हुए इस तरह के कानून बना देना और उसमें ये सख्त सज़ाएं भी इख्तियार कमेटी को दे देना, क्या आप समझते हैं ये दुरुस्त है? नहीं, मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है, और इस मौका पे तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि आप सिर्फ तनकीद करें, और दूसरा ये होता है कि आप डिफाई करें। मसलन अदालत के फैसले को भी आप या डिफाई करें और उसको मानने से इनकार करें, या उसकी इम्प्लीमेंटेशन की राह में रुकावट बने, तो वो उसकी तो सज़ा होनी चाहिए। इसी तरह पार्लियामेंट की कानून साजी को अब या करारदाद को आप अमलन डिफाई करें एक इंडिविजुअल की हैसियत से या फिर एक इदारे की हैसियत से, तो उस पे तो सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ये जो कंटेम्प्ट का लफ्ज़ है उसमें ये वजाहत होनी चाहिए कि तनकीद, मेरे ख्याल में जो मेरी ज़ाती राय है, जो तनकीद वो न अदालत के मामले में आनी चाहिए और ना इसके ज़ुमरे में आनी चाहिए। दूसरी बात ये है, ये जिस पार्लियामेंट ने बनाया है, अब अगर आप कहें तो वो तो सबसे पहले नवाज शरीफ पे, मौलाना फजलुर रहमान पे, मरियम नवाज पे, बिलावल भुट्टो पे और ये शहबाज शरीफ पे और मुझ पे, हम सब पे अप्लाई होता है, क्योंकि हम सब ने इसको जाली पार्लियामेंट कहा है। हम सब ने कहा है कि ये जाली मुंतखब शुदा पार्लियामेंट है। अब खुदा का वास्ता, कल कासिम सूरी जो कि टप्पे लगा के मुंतखब हुआ है, जो स्टे आर्डर पे उधर बैठा हुआ था, मैं आप उसकी किसी बात की बुनियाद पे आप मुझे सजा देंगे, तो ये तो पार्लियामेंट जाली है। मैं तो इसलिए मैं तो इसको डिफेक्टो निज़ाम पहले भी मानता था, आज भी मानता हूँ। डिजेरो न पहले इमरान खान के दौर में मैंने माना है, न आज मैं मानता हूँ। तो इसलिए मैं इस पार्लियामेंट की इस तरह की कानून साजियों को वो भी नहीं देता। दूसरा, आप इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, आपने आवाम को जवाबदेह होना है, आपने तनकीद को भी बर्दाश्त करना है, आपने सब कुछ को भी बर्दाश्त करना है। और जो सबसे बड़ी बात यह कि ठीक है, अभी मैं समझ रहा हूँ रीमा डेमोक्रेट है और वो ह्यूमन राइट्स पे बड़ी वो हाथ उठा रही है, वो अभी मुझे वेस्टर्न कंट्रीज का मैसेज, लेकिन पाकिस्तान में कानून जितने भी होते हैं वो मोम के उसकी तरह जो है ना, हर कोई उसको मिसयूज करता है। और ये भी आम हालात में इसको नहीं बनाया गया है, बल्कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ जो झगड़ा है उसके तनाजुर में बनाया गया है। तो ये जो मखसूस हालात में, ये इनको ये याद रखना चाहिए कि आज तो ये लोग हैं, कल इनकी जगह वहां पे कल कोई और होगा तो फिर इनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता। बिल्कुल सही। सलीम साफ़ी साहब, मैं चाहूंगी जरा रीमा को जवाब का मौका दें, फिर मैं आपके पास आती हूँ। रीमा।
नहीं अलीना, मेरा ख्याल है हर एक के पास अपनी राय इस पे हो सकती है, और मैंने भी कहा मेरी हतमी राय इस पे नहीं है, क्योंकि वक्त लगता है कानून को समझने में, उसके हर प्रोविजन को एनालाइज करने में। लेकिन ये मैं सलीम साफी साहब से जानना चाहूंगी कि कंटेम्प्ट को तनकीद कहाँ पे डिफाइन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे कंटेम्प्ट का ये मीनिंग है कि आपने विलफुली ब्रीच किया है पार्लियामेंट का या किसी मेंबर का प्रिविलेज, और आगे ये डिफाइन किया गया है स्केड्यूल में कि आपने किसी कमिटी का कोई ऑर्डर है या डायरेक्शन है उसको ओबे नहीं किया, या आपने रिफ्यूज किया, ओबे नहीं करेंगे, एक मिनट सर, में पेश हो रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, और आपने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स, आपने जिन डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट किए गए हैं कमिटी से वो फेल आपने किए हैं प्रोवाइड करने में। तो वैसे मैंने पहले कहा इसका मकसद ये लग रहा है कि पार्लियामेंट को अपने काम से रोकना, या जो कमिटीज हैं उनको अपने काम से रोकना, इस तरह डिफाइन किया गया है कंटेम्प्ट को। सलीम साहब लफ्ज़ जो है ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है, तनकीद इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तनकीद इंक्लूडेड नहीं है। सलीम साफी साहब, इसमें पार्लियामेंट तो समझ आती है, यानी आप पार्लियामेंट का लफ्ज तो कर सकते हैं, लेकिन एक मेंबर को क्यों डाला गया है? एक मेंबर का आप वो इस्तेहकाक मजरू करे या एक मेंबर के उसको ब्रीच करे, क्योंकि कानून साजी पार्लियामेंट ने प्रिविलेज साफी साहब, प्रिविलेज एक मुख्तलिफ चीज होती है, मेंबर्स के प्रिविलेजेस जो वेरियस प्रिविलेजेस होते हैं। एक सेकंड, आप लोग बारी बारी करके बोलिएगा, क्योंकि आप दोनों एक साथ बोलते हैं तो फिर आवाज नहीं आती। सलीम साफी साहब, प्रिविलेज किस चीज को कहते हैं? हमारे मेंबर्स अपने प्रिविलेज को किस चीज को कहते हैं? इससे मेंबर को निकाल दे और सिर्फ पार्लियामेंट को रहने दे तो कानून साजी तक क्या उसके उस तक मामला आ जाएगा। अच्छा, हमारे मेंबर्स को यहाँ पे पुलिस के रोकने को भी अपने उससे उसका अपना इस्तेहकाक मजरू होने के जुमरे में लेते हैं। रीमा, तो मेंबर को निकाल सर, रीमा की बात करने दीजिएगा। कहीं ना कहीं डिफाइन ये डिफाइन किया होगा, वही मैंने कहा, मैंने कानून पढ़ा नहीं इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। प्रिविलेज जो है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज या एक मेंबर का जो प्रिविलेज है वो आइन में दिए गए हैं। प्रिविलेजेस ये कोई खुद से नहीं कह सकता कि मेरा प्रिविलेज है और आपने मेरी इंसल्ट की तो मेरा प्रिविलेज जो है वो आपने मुझसे ले लिया। तो मेरा ख्याल है इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो आइन और ऑलरेडी जो कवानीन में डेफिनेशंस दी गई हैं उसी तरह होंगी। तो जिस तरह साफी साहब इंटरप्रेट करें, मेरी राय में वो इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं है, लेकिन मैं उनसे ये एग्री करती हूँ कि ये मिसयूज हो सकता है। खास तौर पे जो मुझे समझ है, अगेन मैंने इस पे डिटेल्ड रिसर्च नहीं की, लेकिन दुनिया भर में पार्लियामेंट पे ये इख्तियार देना कि वो सजाएं दे, खास तौर पे क्रिमिनल नौयत की, ये अब आउटडेटेड हो गया है। अच्छा, बट मेरा एक सवाल है रीमा, मेरा एक सवाल है, जैसे अभी हमने हालिया तनाजुर में देखा कि पार्लियामेंट की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि भाई हमें फलाना डिटेल्स दे दो, या आपने हमारे कानून से मुतल्लिक, अभी वो एक्ट बना भी नहीं था तो आपने उसके ऊपर पेशगी वो कर दिया, हम ये फलानी डिटेल्स चाहते हैं, लेकिन उसकी कंप्लायंस नहीं हुई। फिर अकाउंट्स की डिटेल्स मांगी गई पीएसी की जानिब से, उसकी भी कंप्लायंस नहीं हुई। तो जब इस तरह से एक इदारा दूसरे इदारे के सामने जवाबदेह नहीं हो रहा, तो क्या कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए जैसे ये कानून साजी कि एटलीस्ट पता तो चले, फिर उसके रेप्रिकॉशंस भी होते हैं? अलीना, मेरा ख्याल है जब कोई कानून साजी होती है एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट होता है, उसमें देखते हैं तो उसकी इंटरप्रिटेशन जो है डेट हो जाती है। देखें, अगर वो जो हमारे थे जस्टिस जावेद इकबाल जो नैब को हेड करते थे, उन्होंने भी बहुत बार उन्हें बुलाया गया, पार्लियामेंट्री कमिटीज ने बुलाया, वो नहीं जाते थे, उनसे जो मालूमात मांगी वो नहीं देते थे। तो अब का सिर्फ जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है, एक टसल चल रही है, सिर्फ उस तनाजुर में अगर हम ना देखें और मामलात भी सामने देखें तो नजर आता है। और पार्लियामेंट के पास ऑलरेडी पावर्स मौजूद हैं। अब एक और चीज मैं कहूंगी कि अगर अभी जो सुप्रीम कोर्ट के साथ सिलसिला चल रहा है उसमें जो रीजंस दिए गए हैं वो आईनी हैं। अब ये कानून जो है ये आइन को सुपरसीड नहीं करेगा, तो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के तहत कोई उनके पास प्रोटेक्शंस हैं, वो पार्लियामेंट इन कमिटीज के थ्रू और इस कानून के थ्रू उनको सुपरसीड नहीं कर सकती। सो अगेन मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा ज्यादा इस पे रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि शायद हम समझ नहीं रहे थे किस तरह डिफाइन किया गया है कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट को इस कानून में। पर तहफ़्फ़ुज़ात मेरा ख्याल है लोगों के जायज हैं, खास तौर पे जो प्रोसीजर्स
और जो पेनल्टीज दी गई हैं उस तनाजुर में। ठीक है जी, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे दूसरे सवाल के साथ। बड़े अहम इशू के ऊपर हमने बात करनी है। गुज़श्ता रोज़ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई और उससे निकल के फैसला सामने आया है कि 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुख्तलिफ जो शरपसंदों की तरफ से मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, जलाव घिराव तोड़ फोड़, इन सब मुल्जिमान को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत। अब निगरां वज़ीर आला पंजाब ने तो इसकी मंजूरी भी दे दी है पंजाब काबीना में, लेकिन इसके ऊपर हुकूमत का नैरेटिव भी सामने आ रहा है। वो ज़रा पहले सुनिए वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर और वफाकी वज़ीर दिफा ने क्या इसके ऊपर वजाहत देते हुए कहा, फिर आगे बात करते हैं। आर्मी एक्ट की जो बाज़गश्त है वो इसलिए मजबूरी हुई है कि जब पाकिस्तान की आला तरीन अदालत में बजाय ये सवाल पूछने के कि इमरान खान साहब आपके ऊपर 60 अरब रुपए पाकिस्तान के अवाम के सरमाए की चोरी का इल्ज़ाम है, उसका आपने क्या किया, अदालत आलिया ने कहा गुड टू सी यू, आप गपशप लगाइए, आप वहाँ आराम से सो जाइएगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट। तो जब इस किस्म का एक बड़ा ही भयानक जानिबदाराना रवैया हमें नजर आएगा और जो कि आला तरीन अदालत है, फिर हम कहाँ जाएं? आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आर्मी एक्ट के इस नफाज के जिम्मेदार हैं? जी नहीं, उनके रवैये की वजह से हम मुतबादल कानूनी रास्ते पर सोचने पर मजबूर हुए। अगर वहाँ से हमें बराह रास्त नज़र आ रहा होता कि गैर जानिबदाराना रवैया है और ये साम्राज्य सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये इंसाफ की कबाब पहने सियासतदान नहीं है, तो फिर कुछ और सोच। अच्छा, आपको क्या फिर भरोसा नहीं है कि जो मौजूदा अदालतें हैं उसमें कुछ हो सकता है, इसलिए आप आर्मी एक्ट की तरफ डीजी आईएसपीआर की प्रेस रिलीज भी कह रही है और कोर कमांडर्स ने फैसला किया है? नहीं, देखें, मौजूदा अदालतों पे हमें अदालती निज़ाम पे पाकिस्तान की पूरा भरोसा है। पूरा हमारे साथ बड़ी बड़ी बेइंसाफ़ियाँ हुई हैं, लेकिन बड़े बड़े इज़्ज़तदार और बड़े बड़े बावकार जजेस जो हैं हमारी जुडिशरी में शामिल हैं, जहाँ पे बहुत से लोग जो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। मैंने आज भी कहा है, आप ख़ुद यहाँ पुलिस से पूछ लें कि आज़म नाम जो है किसके लिए इस्तेमाल होता है जब ट्रैफिक की या दूसरी पुलिस की मूवमेंट जो है उसके अंदर वो आज़म नामी जो बंदा जो है जब मूव कर रहा हो तो वो कौन है, और वो आज़म के साथ स्वाति ऐड करके जो है इमरान खान ने किसको मैसेज दिलवाया है। जहां मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तरफ से इस फैसले के ऊपर शदीद तनकीद की जा रही है और हुकूमत को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि कोई सियासतदान हुकूमत कैसे अलाउ कर सकता है ये जो मामलात हैं ये फ़ौजी अदालतों में चलना। वहाँ जो हुकूमती शख्सियात हैं वो इसकी ये तौजीह पेश करती हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो कॉम्प्रोमाइज़्ड आला अदलिया है उसने इस ऑप्शन के ऊपर सोचने पर मजबूर किया है। पूछना अपने तज्ज़ियाकारों से हम ये चाहते हैं कि ये जो वजाहत दी जा रही है क्या ये दुरुस्त है? इरशाद भट्टी साहब। देखिए मैडम शेख, इस पे सबसे पहले तो एक वैसे मेरी ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस काश इस पे आज खुद नोटिस ले लें और वो तो अब चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ तो एक बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चल रही है, तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच बना दें और 8 और 9 मई को कि जो कुछ भी हुआ है, जो जुल्म हुआ है और जिस तरह ये तोड़ फोड़ और पुरतशद्दद इhtजाज हुआ जो शर्मनाक है, उस पर पूरी तहकीक करें और ताकि कोई किसी को भी किसी फरीक को भी ये वो ना रहे शक व शुबा कि इसमें कुछ ज़्यादती हुई है, जुल्म हुआ है या एक तरफ़ा कार्रवाई चल रही है। दूसरी बात मैडम शेख, ये छोड़ दीजिए कि इस वक्त हमारा अदालती निज़ाम एक सारी हुकूमत तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ी हुई है ना, वो तो उसी की बात करेगी। वैसे हमारा अदालती निज़ाम भी ऐसा है कि इसमें मुल्ज़म या मुजरमान जो होते हैं वो 9 मरतबा छूट के आ जाते हैं। कोई भी मुकदमा करें कहीं ना कहीं से उनको छूट मिल जाती है, कहीं ना कहीं से उनको रियायत मिल जाती है, दहशत गर्दी के और स्पेशल इस तरह के मुल्ज़म और मुजरम। अब ये एक बड़ा अजीब है कि अगर कानून इजाज़त देता है, अगर कानून में ये है तो ज़रूर चलने चाहिए, ज़रूर मुकदमे होने चाहिए, क्योंकि
आप अगर एक गलत गिरफ्तारी पर, गैर कानूनी गिरफ्तारी पर आप रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दें, आप जो यादगार है उनको तबाह बर्बाद कर दें, आप ईदी एम्बुलेंस पुलिस गाड़ियां जला दें, मेट्रो स्टेशन जला दें, मोटरवे टूल प्लाजा जला दें, आप अपने घर को आग लगा दें, कोई जज हमारे हक में फैसला ना दे, हम उसे गालियां देते हैं, थप्पड़ मारते हैं, अदालत में बंद कर देते हैं, डॉक्टरों का कोई मुतालबा नहीं माने जाता, वो अस्पतालों को ताले लगा देते हैं, वकील इhtजाज करते करते चीफ जस्टिस का चैम्बर तोड़ देते हैं, और इसकी किसी को कोई सज़ा आज तक नहीं मिली। मुझे तो कोई नज़र नहीं आई कि किसी को कोई सज़ा मिली हो, कोई मुकदमा कहीं चला हो, पता नहीं, चलते रहते हैं। मुझे तो आपको लगता है कि अगर इस तरह फौजी अदालतों में चलेंगे, सीक्रेट्स एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत होगा, तो फिर इससे बेहतरी आएगी? देखिए मैडम शेख, कहीं ना कहीं तो आपको रेड लाइन लगानी पड़ेगी ना, सजाएं तो देनी पड़ेंगी कि आप खसूसी अदालतें बना लें, फौजी अदालतों को रहने दें, कोई खसूसी अदालतें बना लें, खसूसी ट्रायल करें, विद इन वो क्या कहते हैं टाइम उनके फैसले हो जाए तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर इस मौजूदा अदालती निज़ाम में ये चले तो ये साल लग जाएगा। अच्छा रीमा। मलीना, मुझे अफसोस हुआ बट आप ये कह रहे हैं आर्मी एक्ट जो है वो एक मिलिट्री का कानून है जिसका मकसद मिलिट्री डिसिप्लिन है, जो मिलिट्री पर्सनल पे अप्लाई करता है। इसमें एक तरमीम करके कुछ गुंजाइश बना दी गई कि सिविलियंस को भी ट्राई कर सकती हैं कोर्ट्स मार्शल जो आर्मी एक्ट के तहत चलते हैं, और उसमें कुछ मखसूस ऑफेंसेस हैं जैसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, उसमें जासूसी, कोई कोड्स हैं बहुत सेंसिटिव वो शेयर कर लेना, कोई ऐसी तस्वीर ले लेना जो सिक्योरिटी ब्रीच हो, इस तरह के मामलात हैं, और उनको आर्मी एक्ट से जोड़ दिया गया है कि अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन से जुड़े आपने इस तरह के जुराइम किए हैं तो आपको आर्मी एक्ट में कोर्ट्स मार्शल ट्राई कर सकते हैं। अब कोर्ट्स मार्शल जो आर्मी एक्ट के तहत बनते हैं वो जो फेयर ट्रायल है जो आर्टिकल 10A में है, ड्यू प्रोसेस, बेसिक नेचुरल जस्टिस के राइट्स उनके बिल्कुल खिलाफ है। और ये हमने अब नहीं हम देखेंगे, हमने ये पहले भी देखा है। कुछ साल पहले इदरीस खटक साहब को कोर्ट्स मार्शल के जरिए ही सजा हुई, इससे पहले हसन अस्करी को हमने देखा, उनको सजा हुई, उनकी फैमिलीज जो हैं कई अरसा उन्हें पता भी नहीं लगा कि क्या सजा थी, क्या जुर्म था, क्या एविडेंस था। क्योंकि जो कोर्ट्स मार्शल हैं या आर्मी एक्ट उस तरह की प्रोटेक्शंस अक्यूज्ड को नहीं देता जो आपको ऑर्डिनरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देता है। फॉर एग्जांपल, जो जजेस हैं वो मिलिट्री कमांड पे सब्जेक्ट होते हैं, वो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ना कोई जुडिशियल ट्रेनिंग होती है, ना ही कोई इंडिपेंडेंस होती है, ना ही कोई इम्पार्शियलिटी होती है। ये बेसिक प्रिंसिपल है फेयर ट्रायल का, ये ही मौजूद नहीं है। हेयरिंग्स जो होती हैं वो अक्सर सीक्रेट में होती हैं, कोई गारंटी नहीं है पब्लिक हेयरिंग की, आप और मैं जाके नहीं ऑब्जर्व कर सकते कि क्या हो रहा है वहां पे। कोई रीजन डिटेल जजमेंट की भी कोई पाबंदी नहीं है कि उन्होंने देनी है, सजा एक लाइन में भी सुनाई दे सकती है। जब दहशतगर्दी के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये कहा गया कि जो दहशतगर्द हैं तहरीके तालिबान के, उनको सजा दिए जाएंगी मिलिट्री कोर्ट्स मार्शल के जरिए, तो पेशावर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है वो जरूर पढ़िए। उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि क्या कुछ नहीं होता जस्टिस के नाम पे इन कोर्ट्स मार्शल में, कैसे ज्यादातर लोगों की कन्फेशंस पे बेस्ड और एक जैसी कन्फेशन, दर्जनों लोग एक जैसी कन्फेशन, उस पे आपने लोगों को इतनी सख्त सजाएं सुनाई। तो इन सब चीजों को मद्देनजर में रखते हुए कोई कैसे कह सकता है कि मैं पूरी तरह मुजम्मत करती हूँ जो वायलेंस इस मुल्क में 9 मई को हुआ, नहीं होना चाहिए और उस पर सजाएं जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू ही होनी चाहिए, वरना मुझे कैसे ये ट्रस्ट होगा कि जिनको सजाएं हो रही हैं वो सच में परपेट्रेटर्स थे, उन्होंने ही ये जुराइम किए हैं। क्योंकि ये जो कोर्ट्स मार्शल का प्रोसीजर है इसमें तो मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है, इसमें अपील भी सिविलियन कोर्ट्स में नहीं है, अपील भी और सारा का सारा जो मामला है वही ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो पता कैसे चल पाएगा कि क्या हम चाहते हैं कि 10 लोगों को फांसी
कर दिया जाए और हमें ये ट्रस्ट ही ना हो कि वो परपेट्रेटर्स थे, या हम चाहते हैं एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीडिंग्स चलें, उसमें एक फेयर ट्रायल के जरिए लोगों को सजा हो, उसका डेटरेंस होता है। वरना तो आप उठा के 10 लोगों को मार रहा है, अदालत कत्ल कर दे, वरना तो आप उन्हें जबरी तौर पे गुमशुदा कर दें अगर आपके लिए फेयर ट्रायल मैटर नहीं करता। मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिए। जो हुकूमत, ये हुकूमत जो लास्ट बात छोटी, अगर हुकूमत को लगता है सिविलियन कोर्ट्स इशू हैं, तो आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट देम। हाई कोर्ट्स अपनी रिट जुरिस्डिक्शन के जरिए और सुप्रीम कोर्ट भी अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के जरिए, अगर इन कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो केसेस देख सकती हैं और वो कह सकती हैं कि आर्मी कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स ये केसेस नहीं सुन सकती। तो अगर आपको लगता है कि बिल्कुल आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, वो नहीं होगा। अभी भी जंगल का कानून नहीं है पाकिस्तान में, कुछ सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी है। इस मामले को मजीद डिस्कस करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। विफाकी वज़रा जो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की वजाहत दे रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है? अपने तजियाकारों से जान रहे हैं। सोहेल वड़ाइल साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? जी, मैं किसके बारे में राय पूछ रही हैं? सर, ये जो आर्मी एक्ट के तहत चलाने का फैसला हुआ है, मुकदमे 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ। जी देखें, 9 मई को जो वाकया हुआ कंडेमनेबल है। सियासी कारकुनों की हमेशा तरबियत की जाती है, सियासी जमातें, कि आपकी डेडलाइंस क्या है। मेरा ख्याल है कि बहुत ट्रैप में फंसे हैं तहरीक इंसाफ के लोग, जो उन्होंने कोर कमांडर हाउस और अस्करी जो तनसीबात हैं उन पर हमला किया। और किसी सियासी जमात को जिसने इक़्तिदार लेना हो, जो इक़्तिदार की पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको कभी ये सूट नहीं करता ये करना, क्योंकि इक़्तिदार बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट देती है और एस्टेब्लिशमेंट से ही आप लड़ पड़े तो आपसे इक़्तिदार की मंजिल दूर हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है और मेरा ख्याल है कि इसकी वजह यही है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों की सही सियासी तरबियत नहीं है, उसके लीडर्स की मंजिल क्लियर नहीं है। वो इनकलाब और इक़्तिदार जो है इसको मिक्स करते हैं, कभी वो इनकलाब लाना चाहते हैं, कभी इक़्तिदार लेना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं रीमा साहबा से एग्री करता हूँ कि एक सिविलियंस को जब आप कोर्ट मार्शल करते हैं तो जाहिर है बहुत सारे ह्यूमन राइट्स इशू जो है वो वायलेट हो जाते हैं। कोर्ट फौजी अदालत जो है वो उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती। तो मैं सलीम साफ़ी साहब से या इरशाद भट्टी साहब से एग्री करता हूँ। इरशाद भट्टी साहब ने शायद ये तजवीज़ दी है कि खुसूसी अदालत बना लें, ये सिविलियन अदालत हो लेकिन खसूसी कोर्ट्स बना लें जो स्पेसिफाइड टाइम में फैसला करते हैं, तो वो ज्यादा मुनासिब होगा। ठीक है अलीना, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स पे लिखा हुआ है कि वो मखसूस टाइम में उन्होंने भी फैसला देना होता है। कितनी कोर्ट्स बनाएंगे? सब में वही इश्यूज होंगे। जी वही कर लें, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में भी चलाए जा सकते हैं। वो तो है ना, और नहीं बनाने की क्या जरूरत है? उनको भी स्पेसिफिक पीरियड में फैसला देना होता है। हाँ जी, उसी में दे दें। सलीम साफ़ी साहब, सर और थोड़ा सा ये भी बताइएगा, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है अब कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है, एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत हो रहा है, और हुकूमत की खामोशी इसके ऊपर बड़ी मायूब है। सर आपको क्या लगता है, खामोशी भी किसी हिकमत के तहत है? देखें, ज़ाहिरी बात है कि एक जमहूरियत पसंद इंसान इस तरह के कवानीन की हिमायत नहीं कर सकता। और इस वक्त हुकूमती लोग भी एक इसी मखमसे के शिकार हैं। और उसूली तौर पर मैं भी रीमा की राय से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक तो मकाफ़ात अमल का कानून भी रुबामल है। अब मसलन जिस तरह इन्होंने फरमाया कि उन्होंने पूरे इदारे की साख को दाव पे नहीं लगाया था इदरीस खटक ने, या अस्करी का जो मामला था, लेकिन इमरान खान की हुकूमत में उनके खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात चलाए गए। फिर आप देखें कि उनके दौर में वो इन एड ऑफ सिविल पावर कानून के तहत इनको पता है कि इमरान खान की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा और उन इलाकों में कितने लोग इंटरनमेंट सेंटर्स में पड़े रहे, और इमरान खान साहब और शहरयार अफरीदी साहब और ये जितने भी लोग हैं,
ये उसको डिफेंड करते रहे। फिर तीसरी बात ये कि ठीक है, मैं मामले को अदलिये पे छोड़ता, लेकिन इस वक्त पीटीआई के जितने लोगों के खिलाफ मुकदमे हैं उनकी तादाद ज्यादा है या कि मिसिंग पर्सन की तादाद ज्यादा है? क्या इस सुप्रीम कोर्ट ने और इस जज ने कभी मिसिंग पर्सन के उस इशू को टच किया है? अच्छा, अभी भी वहां पे आप सुप्रीम कोर्ट वैसे बुलाती तो रही इन ऑल ऑनेस्टी, लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरह से वज़ीर आज़म बदलते रहे लेकिन जवाब वही रहा। नहीं, लेकिन आप दूसरी भी चीज देखें ना, अब इसमें तो कोई शक नहीं ना कि मोटिवेशन और इंस्टिगेशन उनकी थी। अभी भी वो कह रहे हैं शहरयार अफरीदी, क्या उसका ताल्लुक किसी एजेंसी से है? वो जो दूसरी एक इनकी खातून है वो उनकी वीडियो, क्या उनका ताल्लुक किसी एजेंसी से है? हसन न्याजी का किसी एजेंसी से है? फिर ये इदरीस खटक और उनकी तरह कोई इंडिविजुअल एक्ट नहीं था। आपने फौज के सारे सिंबल्स को, आपने उनके शुहदा के मुजस्समों की तज़हीक की, आपने उनका जो सेंटर था उस पे आप वो हुए। फिर तो जाहिर बात है कि टीटीपी के खिलाफ जब इस तरह के मुकदमात चल रहे थे और उसके लिए फौजी अदालतें बनाई गई थी तो फिर उसमें भी एतराज़ होना चाहिए था ना। उन्होंने यही था कि स्टेट की रेट को चैलेंज किया था, तो उस वक्त तो किसी ने एतराज़ नहीं किया कि उन्होंने ये काम क्यों किया। फिर एक और बात, इस वक्त आप देखें कि इन वाक़यात के बाद उस पार्टी के सरबराह वो मुल्जिम की हैसियत में हाजिर होते हैं तो उनसे तो कहा जाता है कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन मौलाना हिदायतुर रहमान जिन्होंने न किसी चावनी पे हमला किया है, जिन्होंने ना किसी की अथॉरिटी को चैलेंज किया है, ना किसी को मारा है, वो गवादर के मजलूमों की आवाज उठा रहा है, उसको जो है कोई नहीं न जमानत देता। उनको मर्सिडीज गाड़ी और बुलेट प्रूफ गाड़ी देना तो दूर की बात है। लेकिन सर तो क्या ये सब कुछ जवाब बन सकता है? ये सब कुछ जवाब बन सकता है इस तरह से ट्रायल का? मैं एक सेकंड, इससे पहले हम बात करते हैं आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पहले से एक कानून की सूरत में मौजूद है। ठीक है, ये मौका सिर्फ इमरान खान को हाथ आया था कि उनके दौर में पार्लियामेंट में भी आर्मी एक्ट आ गया और जजेस के पास भी ये मौका आ गया था कि उसको रिवाइज करे जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के वक्त। तो इन जजेस ने जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान हैं, उन्होंने आर्मी एक्ट को और बाकी उसको उसी शक्ल में बरकरार रखा है और इमरान खान की हुकूमत ने भी कानून साजी कर ली तो आर्मी एक्ट को उसी शक्ल में बरकरार रखा है। और ये जो माजी में जो लोग होते रहे उनको सिर्फ आर्मी चीफ के ऑर्डर पे वो किए जाते रहे, अब की बार जो है वो पूरे कोर कमांडर्स का फैसला है। अच्छा जी, रीमा आप कुछ ऐड करना चाह रही थी सलीम साफी साहब के पॉइंट के जवाब में? जी अलीना, मेरा ख्याल है जो एक्शंस इन एड ऑफ सिविल पावर रेगुलेशंस थी वो इमरान खान के टाइम पे तो नहीं आई थी, वो तो पीपल्स पार्टी के टाइम पे आई थी और वो कंटिन्यूड रही नून लीग के दौर में। तो मेरा ख्याल है इस पे किसी एक पार्टी पे कहना कि उनके लिए कार्मा है, ये तो फिर सब पे इक्वली अप्लाई करेगा। दूसरी चीज, साफी साहब ने कहा जब आइन में अमेंडमेंट की गई दहशतगर्दों के लिए, तो मैं तो तब से लिख रही हूँ, वो देख सकते हैं कि मेरी नजर में वो भी एक बहुत ब्लेटेंट इनजस्टिस थी। और पेशावर हाई कोर्ट के 2 फैसले हैं जिसमें उन्होंने तफसील से बयान किया क्यों लोगों को जबरी तौर पे गुमशुदा किया जाता था, कई साल बाद वो मिलिट्री कोर्ट में आ जाते थे, उन्हें सजाए मौत सुना दी जाती थी किसी फेयर ट्रायल के बगैर। ये तो हमारे मुल्क में इंसाफ का मतलब नहीं होना चाहिए। और देखिए पॉलिटिकल पार्टीज के बाद बहुत से मौके आए, उन्होंने वो मौके गवा दिए, लेकिन अब उनके सपोर्टर्स को क्या हम चाहेंगे वो इतने वल्नरेबल हो? कल को आप, मैं, साफी साहब, सुहेल वड़ाइद साहब, अगर आपने इस तरह से आर्मी एक्ट को इंटरप्रेट करना है कि आपको मिलिट्री अदालतें जो हैं वो फेयर ट्रायल के बगैर इतनी सख्त सजाएं सुना सकती हैं, तो एंड में कोई नहीं बचेगा लीना। तो पॉलिटिकल पार्टीज को रहने दें, चाहे ये पीटीआई के वर्कर्स थे, सपोर्टर्स थे, मेंबर्स थे या किसी और पार्टीज के थे, चाहे वो टीएलपी के हो, चाहे वो टीटीपी के हो, फेयर ट्रायल सबका हक होना चाहिए।
और ये अगर हम बात भूल जाएंगे तो फिर इस मुल्क में हम कहाँ जाएंगे, ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। या कैसे बिल्कुल उसके खिलाफ कैसे बोल पाएंगे? सलीम साफी साहब, उमर अता साहब से ये तवक्को है कि वो पीटीआई के मामले में फेयर ट्रायल कर लेंगे? सलीम साफी साहब, सुप्रीम कोर्ट में तो ट्रायल नहीं होगा ना, ट्रायल तो नीचे होगा आपकी इधर एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में होगा या आपकी ट्रायल कोर्ट्स में होगा। लेकिन इमरान खान का मामला तो ट्रायल के स्टेज पे था ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने उठा लिया। इधर तो मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट के मामला को उठा लेती है। तो जब उनका साफी साहब सुप्रीम कोर्ट, फिर आप ये अगर जस्टिफिकेशन है तो वो अपनी रिट जुरिस्डिक्शन के तहत हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट आर्मी कोर्ट्स को भी नहीं सुनने देंगी ये मामला। अगर आपको लगता है आप इन प्रोसीडिंग्स को इम्यून कर देंगे तो ये भी नहीं हो सकता। इवेंचुअली हल सिविलियन कोर्ट्स में ही है। हम तनकीद करते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अदालतें ये बात सुने और वो भी रियलाइज करें कि अगर वो इस तरह अनप्रेसिडेंटेड रिलीफ देती रहेंगी तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस होगा, लोगों का ट्रस्ट उठ जाएगा। सलीम साहब, मेरा और आपका नजर जो है इस मामले में मुख्तलिफ नहीं है। मैं तो शुरू दिन से जब खसूसी अदालतें बनाई गई उसके भी हक में नहीं था, इंटरमेंट सबमिट सेंटर्स के हक में भी नहीं। लेकिन सर फिर आज ये मकफाते अमल कैसे हो गया? कहीं ना कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी होगी और फिर सबके लिए वही होना चाहिए। मैं भट्टी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। जिन लोगों ने मंजूर पश्तीन को इस बुनियाद पे गद्दार कहा, जिन्होंने पीटीएम के खिलाफ कार्रवाइयों की रोजाना की बुनियाद पे पीटीआई वाले जस्टिफिकेशन पेश करते रहे, वो यही रोना रो रहे थे। जिन्होंने बलोचों का हक मांगने वालों के बारे में यही फतवे दिए। आपको याद है इमरान खान की वो अल्फाज की स्टेट से मत टकराना, किस तरह की जुबान में वो बोलते थे? बड़ा अफसोसनाक है, बड़ा अफसोसनाक है। और हम तब भी ये बात करते थे, हम तब भी ये बात करते थे कि वो गलत था। आज भी ये बात करते हैं गलत है। लेकिन आज अगर हम इस बात के ऊपर इसको मकाफाते अमल कह के साइड पे हो जाएंगे तो फिर आगे किस तरह से बात कर सकेंगे? इरशाद भट्टी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि इनिशियली उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि शायद दुरुस्त तरीका है ये, कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसको वो रेड लाइन कहते हैं। सलीम साफी साहब, हमारे उसूल पीटीआई की तरह वक्त के साथ साथ इदारों से मुतालिक या कवानीन से मुतालिक नहीं बदलते कि भाई कल एक चीज ठीक थी और आज उनको कल फौज ये कर रही थी तो ठीक थी, आज वो गलत है। अब मैं सिर्फ ये कहता हूं कि चूंकि अब आपने कल सियासी लीडरों का लहजा सुना चीफ जस्टिस के बारे में, एक तजवीज़ ये हो सकती है कि ये मामला जो हुआ है, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो न्यूट्रल जजेस हैं उनका एक बेंच बना के उनके सपोर्ट सर वैसे माजरत के साथ ये फिर एक अलग बहस है ना कि कौन न्यूट्रल जज कौन नहीं। ठीक है, हम वो एक बात करते हैं एक सर्टन कॉन्टेक्स्ट में। एक तो ये सुप्रीम कोर्ट में चलना ही नहीं है, एक तो निचली अदालतों में सारे मामला चलेंगे, वो एक अलग बहस। बट अगर आपको ये भी लगता है कि ऊपर की अदालतें इंटरवीन करेंगी उसमें आके, तो फिर उसके ऊपर भी कुछ हो सकते हैं ना चेक्स एंड बैलेंसेस जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या उसका हल भट्टी साहब यही है कि हम ऑल टुगेदर कह दें कि ठीक है हम अदालतों पे यकीन ही नहीं करते तो पूरा का पूरा जो अदालती निज़ाम है उसको साइड पे रख दो, इस तरह से मावरा अदालत सिस्टम में चलाओ ये केसेस? अलीना, मैं तो फौज पे भी यकीन नहीं रखती। मेरा नहीं ख्याल फौज जो है वो जस्टिस जो है वो दे सकती है। वो भी उसकी जो एग्जांपल्स हैं जब से पाकिस्तान बना है हमारे सामने हैं। तो मैं अगर सिविलियन अदालतों को ट्रस्ट नहीं करती तो मैं फौज को ट्रस्ट करूंगी? मैं तो नहीं करती। भट्टी साहब देखिए मैडम शेख, तीन चीज़ें मैंने शुरू में कही थी कि एक तो एक हाई लेवल का कमीशन ज़रूर बनना चाहिए 8 और 9 मई को। इसमें 4 पॉइंट हैं। एक जिन्होंने किया, जो अभी स्पेशल कोर कमांडर की मीटिंग में भी आया, उससे पहले हुकूमत ने भी जो इस पे गुफ्तगू की, एक जिन्होंने किया, दूसरा जिन्होंने मनसूबाबंदी की, तीसरा जिन्होंने उकसाया, चौथा जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये 4 चीज़ें हैं। ये 4 चीज़ें कैसे पता चलेंगी कि ये 4 चीज़ें सर? अब इससे हाई लेवल आप क्या बनाएंगे? कल अगर कोर कमांडर्स ने बैठ के ये कह दिया कि हमने आइडेंटिफाई भी कर दिया है, उन्होंने ये भी बता दिया अपनी प्रेस रिलीज के अंदर कि हमने बता भी दिया है कि ये एक साजिश के तहत हुआ। अब आप किसको, आज NSC की भी इजलास हुआ। मैडम शेख सुन तो लीजिए, मैं सुन तो लीजिए सर, थोड़ा सा क्विक बताइएगा ना। मैं ना किसी को
जी मैं क्विक बता रहा हूँ। आप पहली बात तो ये है कि या तो एक सुप्रीम कोर्ट के अंडर मैंने फ़ायज़ ईसा साहब का नाम लिया है, उनके अंडर आप एक कमीशन बना लें। नंबर टू ये है कि आप जो खसूसी अदालतें जो पहले से मौजूद हैं उनमें ट्रायल कर लें, कोई जज मॉनिटरिंग जज बिठा दें, कुछ कर लें। लेकिन ये तय है मैडम शेख कि कभी भी किसी मुल्ज़िम को हमारे नॉर्मल अदालती निज़ाम में सज़ा नहीं मिलती, वो छूट जाते हैं, किसी ना किसी मरहले पे छूट जाते हैं, किसी ना किसी मरहले पे रिलीफ मिल जाता है। आप ना करें, ना इस तरह करें कि भाई उनको बिल्कुल ही उनके हकूक सलब हों या उनको फेयर ट्रायल ना मिले या उनकी आज़ादी सलब हो, लेकिन कुछ ना कुछ खसूसी इंतज़ाम करना पड़ेगा आपको। ये पुराना चलता आ रहा है। अब तो हद हो गई है मैडम शेख कि कुछ भी होता है, जला दो, मार दो, घिरा दो, उठा दो, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, ये तो नहीं चलेगा ना। तो इसलिए कुछ ना कुछ खसूसी इंतजाम कर लें जिसके अंडर भी हुकूमत ने करना है। सुहेल बड़ाई साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? और खास तौर पे सलीम साफी साहब जो कहते हैं को हट के रखें, इन एस्पेक्ट्स को हट के रखें। ये एक राय है ना, ये एक राय है, तो मैं इसको डिसमिस नहीं कर सकती, कर लें, लेकिन खसूसी अदालत बना लें, कुछ खसूसी तौर पे कर लें। ठीक है भट्टी साहब, आपकी राय आएगी। सुहेल साहब आप कहिएगा, ये जो खास तौर पे राय आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी बहुत सारी इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ हुई हुई हैं जिसको हम क्वेश्चन करते हैं और जिसके ऊपर हमने बड़ी दफ़ा बात भी की कि नहीं होना चाहिए था। आज जब ये सब कुछ हो रहा है तो इसको मकाफात अमल कहना दुरुस्त होगा? क्या आपको लगता है कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं? मैडम शेख, ये सिर्फ एक जुमला। सर प्लीज सोहेल साहब को बात करने दीजिएगा, मैं आपके पास वापस आऊंगी। भट्टी साहब, बैरिस्टर अली जफर का एक जुमला है कि अगर कोई सिविलियन आर्मी की तनसीबात पर हमला करे तो इस पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा हो सकता है। ये बैरिस्टर अली जफर साहब का है। अब कानून ये है कि नहीं, रीमा साहब से मैं पूछना चाहूँगा। उन्होंने अपनी राय का मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी तरह से इजहार कर दिया है। सोहेल बड़ाई साहब जी, मैं ये समझता हूँ कि मकाफात अमल तो ये है, और हम ये डर रहे थे कि जिस तरह से इमरान खान साहब सियासत कर रहे थे कि एक दिन फौज के साथ इनकी बराह रास्त महाजाराई हो रही थी। मैं तो उन्हें 2-3 दफा खुद जाके मिला और यही अर्ज की कि भाई आपकी रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, CBMs होने चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी कोई नजरियाती लड़ाई है नहीं, ना आपका खारजा पॉलिसी पे इख्तलाफ है, ना अंदरूनी पॉलिसी पे इख्तलाफ है। आप और फौज जो है वो एक ही तरह सोचते हैं, तो आपको उनको CBM करने चाहिए और जो भी इख्तलाफात हैं जाती उनको दूर करना चाहिए। क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कि ये एक पॉपुलर पार्टी जो इस वक्त जिसमें लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं और बिल्कुल इलेक्शन भी वो जीतने के करीब है, वो अल्टीमेटली फौज से लड़ी तो उससे जमहूरियत का नुकसान होगा, रियासत का नुकसान होगा और सबसे ज्यादा PTI का नुकसान होगा। वही हुआ, वो स्ट्रैप में आ गए और जाके फौजी तनसीबात पर हमला कर दिया। गिरफ्तारी को अगर आराम से फेस कर लेते तो कुछ भी नहीं होना था। तो उसके बाद इमरान खान ने और बड़ा हीरो बन के निकल आना था, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा तो वैसे भी कर देना था। मेरा ये ख्याल है कि बहुत बड़ी गलती की है और ये मकाफात अमल ही है, और PTI को अब भी मैं समझता हूँ कि अपनी रवश तब्दील करनी चाहिए। पाकिस्तान में कोई भी फौज से लड़के ये इदारे के लिए भी बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है क्या? उन्होंने खुद सीखा होगा कि आप पहले खुद से इस तरह से परपेट्रेटर्स डालते हैं सियासत में, आप खुद से लोगों को बनाते हैं और फिर जब वो आपके मकासद या आपको आंखें दिखाने शुरू कर देते हैं तो फिर आप उनको हटाने के लिए भी इसी तरह से सुपर जुडिशियल काम करते हैं। देखिए, हमने देखा है कि वो जुल्फकार अली भुट्टो आए तो वो भी GHQ में उस वक्त बगावत हो गई और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर आए। पहले इक़्तिदार उन्हें मिला सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर। इसी तरह जब नवाज शरीफ आए तो फौज के साथ मिल के आए, फौज उनके साथ पुष्ट पर थी। बेनज़ीर भुट्टो शराइत तय कर के आई, 3 फेडरल मिनिस्टर जो थे वो उन्होंने फौज को दिए। तो बुनियादी बात यह है कि इक़्तिदार लेने के लिए आपको एस्टेब्लिशमेंट से कंप्रोमाइज करना पड़ता है, CBMs करने पड़ते हैं, डायलॉग करना पड़ता है। तो आपके मुताबिक जमीनी जो हकायक है, मेरा ये ख्याल है कि फौज ने डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट ने भी सीखा होगा, सीख रही है। इसी वजह से उन्होंने तहरीक इंसाफ को एक भरी जो उनको हुकूमत थी उसको निकालने का रिस्क लिया। हालांकि फौज के अंदर भी बहुत उनकी सिंपथी थी, तो आखिर कुछ सीखा ही होगा ना उन्होंने, क्यों ये फैसला किया है। जाहिर है कभी तो ये बाहर आएगा कि क्या वजह हुई थी
कि उन्होंने ये फैसला किया कि निकाल दिया इमरान खान को। तो इसके पीछे जो वजूहात हैं, एक तौर पर जनरल बाजवा का साहब का मशहूर वो फिक्र है कि जी आप डिफॉल्ट होने जा रहे थे अगर इमरान खान रहते। तो एक तो ये फिक्र है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ओवरऑल भी फौज की कमान ने यही सोचा होगा कि ये उनके जिस तरह से वो चाहते थे इमरान खान को चलाना, उस तरह से चल नहीं सके। सलीम साफी साहब, कम जुमलों में अगर आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अब इजाजत चाहिए। मुझे इजाजत दे दें, मुझे भी इजाजत दे दें। सर मेरा ख्याल है हम अपने देखने वालों से वैसे ही ओवरऑल इजाजत चाह लेते हैं, हमने बड़ी इसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू कर ली। सो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।